बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आतिफ वकास और आज हम चैप्टर नंबर 15 के शॉर्ट क्वेश्चंस यानी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है स्केच अ ग्राफ ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन एन इंडक्टिव कॉइल अगेंस्ट द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट। यानी एक इंडक्टिव कॉइल है, इंडक्टर है और उसके अंदर से क्या हो रहा है, ईएमएफ उसमें इंड्यूस हो रहा है। अब आप लोगों ने इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा है कि ईएमएफ जो है दैट इज इक्वल टू एल टाइम्स डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। जब भी किसी इंडक्टर के अंदर से, किसी कॉइल के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जो पास हो रही है, उस करंट को अगर हम चेंज करें तो उस करंट के चेंज होने से उस कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर फैराडे लॉ के मुताबिक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इस तरह लिखा जा सकता है एल टाइम्स डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। ये एल जो है इसको सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। अब सेल्फ इंडक्टेंस जो है, इस ग्राफ को अगर देखें, वो पूछ रहा है कि पहले तो ग्राफ स्केच करें ईएमएफ वर्सेस रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। एक होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज करंट, लेकिन अब ये करंट का रेट है, यानी करंट में चेंज डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। सो इस एक्सिस पर हमारे पास डेल्टा आई बाई डेल्टा टी है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, और इस एक्सिस पर हमारे पास ईएमएफ है। इन दोनों का जो है ग्राफ, ये जो स्लोप है, ये हमें क्या देता है, इंडक्टेंस देता है। क्योंकि इसी फार्मूले को रीअरेंज कर लें तो हमारे पास ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यानी डेल्टा आई बाई डेल्टा टी आ जाता है। और इस फार्मूले के मुताबिक हमें पता चल सकता है कि एल जो है ये स्लोप है, यानी राइज डिवाइडेड बाय रन। रन में डेल्टा आई बाई डेल्टा टी हो जाएगा और राइज में ईएमएफ है, तो ईएमएफ बाई डेल्टा आई बाई डेल्टा टी give you L, and this L is actually inductance. So what is inductance? It is the tendency of a conductor to oppose the change in the electric current flowing through it. जब भी किसी कंडक्टर के थ्रू EMF जो है, इलेक्ट्रिक करंट चेंज होता है, उस चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट की वजह से उसमें हमने कहा है कि EMF पैदा होता है। और वो एक नेक्स्ट टॉपिक में हम वैसे पढ़ लेंगे लेंस लॉ में, उसको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूंगा कि जब भी ये ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, इंड्यूस्ड हो जाता है, वो अपोज करता है अपने काज को। सो उस टेंडेंसी को, कंडक्टर की उस टेंडेंसी को कि जिसकी बेस पर वो अपोज करता है किस चीज को, इलेक्ट्रिक करंट में चेंज को। जब उसकी इलेक्ट्रिक करंट में चेंज आती है वो इस चेंज को अपोज करेगा और उसकी वजह से इस प्रॉपर्टी का नाम हम कहते हैं कि इंडक्टेंस है। और इंडक्टेंस की सिग्निफिकेंस क्या है, ये इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। डियर स्टूडेंट्स, हम फिजिक्स में मोस्टली डील करते हैं एनर्जी और मैटर के साथ। तो अगर आप एनर्जी की एक्सप्रेशन लिखे किसी कंडक्टर के लिए, किसी इंडक्टर के लिए, तो वो है एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। कैपेसिटर में हाफ सी वी स्क्वायर था और यहाँ पर हाफ एल आई स्क्वायर है। तो ये आई स्क्वायर करंट है, करंट का स्क्वायर, जबकि एल इसमें इंडक्टेंस। तो जब तक आपको इंडक्टेंस मालूम नहीं है आप एनर्जी की एक्सप्रेशन नहीं निकाल सकते, आप एनर्जी मालूम नहीं कर सकते किसी भी इंडक्टर के थ्रू। सो इट हैज़ वेरी इम्पोर्टेंस इन द सर्किट्स। और इसको हम आमतौर पर जिस तरह कैपेसिटर को चार्ज स्टोर करने के लिए, एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, इन द सेम वे वी कैन यूज़ इंडक्टर टू स्टोर एनर्जी। बट दिस इज according to this equation the slope of the E and delta I by delta T graph. Then why it is difficult to measure rate of change of current? Next question ये है। और इसमें आप ये देखें कि जब भी हम किसी सर्किट के अंदर करंट में आने वाले चेंज को मेजर करना चाहेंगे तो वो हमारे लिए मुश्किल होगा। रीज़न ये है कि देखें
करंट जब किसी कंडक्टर में पास होता है तो उस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है। उस मैग्नेटिक फील्ड के इंड्यूस होने की वजह से एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो जाता है अक्रॉस दैट कंडक्टर। और जब भी किसी कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो जाता है, पहले ज़ीरो था अब कोई फ्लक्स डेवलप हो गया, तो इसको कहते हैं चेंज इन फ्लक्स। तो फैराडे ने कहा था कि जब भी फ्लक्स चेंज हो जाता है, किसी कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, ईएमएफ पैदा हो जाती है। अब ये वो ईएमएफ है, मैंने एक कॉइल के लिए एन को 1 पुट किया है, फैराडे लॉ है। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आपको नजर आ रहा है कि यहाँ से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो लेंस ने फिर एक्सप्लेन किया कि वो अपने काज को अपोज करेगा। जिस चीज़ ने उसको प्रोड्यूस किया है, जिस चीज़ की वजह से वो इंड्यूस हुआ है, वो उसी काज को अपोज करता है। तो काज इसका है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। सो एक तरह की पोजीशन हमें मिलेगी। सो इट्स डिफिकल्ट टू मेजर द वेरिएशन इन करंट विद टाइम। सो बिकॉज इन वेरिएशन की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है उन वेरिएशन को मेजर करना। और दूसरा ये है कि वोल्टेज को जब हम मेजर करते हैं, अब अगर किसी मीटर से आप मेजर करना चाहते हैं, तो जब हम वोल्टेज को मेजर करते हैं तो क्या कर लेते हैं, उस कंपोनेंट होता है कोई सर्किट में, उस कंपोनेंट के अक्रॉस बाहर से ही हम कोई वोल्ट मीटर कनेक्ट कर लेते हैं। जस्ट अक्रॉस दैट लोड हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर कितना ड्रॉप हो रहा है। लेकिन अगर आपको रेजिस्टेंस के थ्रू करंट मेजर करनी है तो आपने क्या करना है, उस सर्किट के अंदर जो है एम मीटर इस तरह लगाना है कि उसमें से भी करंट पास हो। अदरवाइज अगर आप उसको पैरेलल में लगाएंगे तो फिर आप उससे मेजर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पैरेलल में करंट्स डिफरेंट हो जाते हैं। तो इनको करंट के रास्ते में लगाने के लिए इसमें सर्किट के अंदर ब्रेक करना होगा, ब्रेक सर्किट ब्रेक में उसको लगाना होगा। सो इस वजह से ये मुश्किल होता है एज कंपेयर टू द वोल्टेज मेजरमेंट, कि हम करंट के अंदर वेरिएशंस चेक कर सकें। ठीक है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन ये है कि हाउ डू ग्राफ ऑफ ईएमएफ अगेंस्ट टाइम एंड करंट अगेंस्ट टाइम मेक इट पॉसिबल टू मेजर सेल्फ इंडक्टेंस। आपको अगर सेल्फ इंडक्टेंस मेजर करना है तो इसके लिए आपको यहाँ 2 ग्राफ दिए गए हैं, ठीक है। और इन 2 ग्राफ से आप सेल्फ इंडक्टेंस मेजर करें तो किस तरह करेंगे। ये ग्राफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज का है, टाइम चेंज होता है, साथ साथ ईएमएफ भी या वोल्टेज भी चेंज हो रही है। तो इस ग्राफ को देखते हुए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमें एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम वोल्टेज की वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। और इस ग्राफ से एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम हमें करंट की वैल्यू मिल सकती है। अब इंडक्टेंस का जो फार्मूला है, जो प्रीवियसली भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले शॉर्ट क्वेश्चन में, L is equal to EMF divided by change in current with respect to time, delta I by delta T. डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें सिर्फ करंट फाइंड करना था तो फिर तो सिंपल था, कोई एक पॉइंट यहाँ का उठाएं। फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ। अब यहाँ पर वोल्टेज हमारे पास मैक्सिमम है, जबकि इसी ग्राफ उस ग्राफ पे यही पॉइंट जो है वो यहाँ पे बनता है, और वहां पर करंट जो है 0 है, करंट की वैल्यू। तो ये सिर्फ हम ईएमएफ डिवाइडेड बाय करंट की बात नहीं कर रहे, बल्कि ईएमएफ डिवाइडेड बाय टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो करंट का कोई टाइम रेट ऑफ चेंज फाइंड करें, यानी कोई इंटरवल लें इस ग्राफ में। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये वाला इंटरवल मैं ले लेता हूँ डेल्टा टी, ठीक है, टाइम इंटरवल। और उसी के हिसाब से जो करंट में का इंटरवल आता है, ये इंटरवल फॉर एग्जांपल दैट इज डेल्टा आई। सो डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, यहां से हम स्मॉल, वेरी स्मॉल, इन्फिनिटेसिमल चेंज फाइंड कर लेंगे और उसी के करस्पॉन्डिंग इस ग्राफ में जो वोल्टेज की वैल्यू है इसके ऊपर डिवाइड कर देंगे। यानी कोई बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम हम दोनों ग्राफ में ले लेंगे, लेकिन याद रहे वो सेम टाइम हो,
यानी ये मैंने एक ग्राफ को अलग अलग बनाया है, इस पे मैंने वोल्टेज बनाई है, इसमें मैंने करंट बनाया है, लेकिन टाइम दोनों का एक साथ एक ही टाइम पे वो दोनों मौजूद है। उनके फेज में फ़र्क है, लेकिन बहरहाल वो दोनों एक ही वक्त में उनका मैंने एक स्नैपशॉट लिया हुआ है और मुझे ये वोल्टेज का ग्राफ नज़र आ रहा है, ये करंट का ग्राफ नज़र आ रहा है। तो वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल इसमें से लें, लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू ज़ीरो। जब भी हमें कोई इंस्टेंटेनियस इफेक्ट फाइंड करना होता है, चूंकि हम टाइम को स्टॉप नहीं कर सकते, टाइम हमेशा पास होता है, कोई ना कोई इंटरवल होता है, वी कैन नॉट कैच एन इंस्टेंट, but we can try to make that interval very very small so that it is almost equal to an instant। तो हम ये कर सकते हैं कि उस इंटरवल को इतना छोटा कर दें कि वो इंस्टेंट नजर आए। ठीक है, तो इसके लिए हम लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो करते हैं। तो कोई टाइम का स्मॉल पेच लें इस ग्राफ में और यहाँ से फिर आपको मिलेगा उस स्मॉल पेज पे मौजूद वोल्टेज, इसको ऊपर लिखे और यहाँ से फिर आप करेंगे क्या, उस स्मॉल पेज का ग्रेडियंट फाइंड करें, यानी डेल्टा आई डिवाइड बाई डेल्टा टी फाइंड करें और उसके ऊपर उसको ईएमएफ के इस फार्मूले में लिखें, ईएमएफ डिवाइडेड बाय दैट स्मॉल स्लोप एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। तो इस तरीके से हम इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस मेजर कर सकते हैं दो ग्राफ से, एक वोल्टेज वर्सेस टाइम है, दूसरा करंट वर्सेस टाइम। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी स्टेटमेंट काफ़ी लेंथी है। बहरहाल करंट एंड वोल्टेज बाय एन एसी जनरेटर आर समटाइम्स नेगेटिव एंड समटाइम्स पॉजिटिव। और ये आप जानते हैं कि किसी भी अल्टरनेटिंग करंट का जो सोर्स होता है जनरेटर में, उसमें करंट की दोनों वैल्यूज़ होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसी तरह वोल्टेज की भी दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ हो सकती हैं। अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है दे आर पीरियाडिक इन टाइम, तो टाइम के साथ पीरियाडिकली चेंज होते हैं और वो जनरेटर का आर्मेचर जिस फ्रीक्वेंसी से चेंज होता है, रोटेट होता है, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ जो है करंट और वोल्टेज में भी वेरिएशंस आती हैं। तो ये कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है, दोनों मौजूद होते हैं। ये तो इंफॉर्मेशन दी गई है। अब वो पूछ रहा है एक्सप्लेन, फर्स्ट पार्ट में, व्हाई फॉर एन एसी जनरेटर कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर पावर कैन नेवर बी नेगेटिव। अब एक रेजिस्टर है और इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है एसी सोर्स के साथ। एसी सोर्स को जब भी सर्किट में बनाते हैं इस सिंबल से शो किया जाता है, साइनोसाइडल सिंबल है, ये साइनोसाइडल वोल्टेज है। तो उस जनरेटर को हमने किसी रेजिस्टर के अक्रॉस जो है उसी जनरेटर से ईएमएफ प्रोवाइड की गई है। अब वो कहता है कि ये बताएं, व्हाई फॉर एन एसी जनरेटर कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर पावर कैन नेवर बी नेगेटिव। अब इस सर्किट के अंदर मौजूद हम करंट और वोल्टेज की वैल्यूज को अगर देखें तो आप लोगों ने इंतहाई तफसील के साथ इस चैप्टर में ये बात पढ़ी थी कि किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस जब करंट पास होता है या वोल्टेज ड्रॉप होती है तो वोल्टेज और करंट के दरमियान कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता। फेज डिफरेंस नहीं होता तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। रीज़न ये है कि देखें, करंट की जो वैल्यूज़ हैं और वोल्टेज की जो वैल्यूज़ हैं, अगर तो दोनों पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, लेकिन अगर एक वक्त पर दोनों पॉजिटिव हो, एक ही वक्त में दोनों नेगेटिव हो, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। सो पावर इज प्रोडक्ट ऑफ बोथ। इफ यू सी हियर आई हैव ड्रॉन करंट, वोल्टेज एंड पावर साइमल्टेनियसली एक ही ग्राफ में मैंने तीनों को बनाया हुआ है। ये जो ब्लैक नीचे वाला, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई करंट है, टाइम के साथ साथ जो है उसमें वेरिएशंस आ रही है, बट दीज वेरिएशंस आर पीरियाडिक। सो आई हैव ड्रॉन द करंट एज अ साइनोसाइडल कर्व। देन वोल्टेज को देखें, वो भी इसी तरह का साइनोसाइडल कर्व है और जब जहां से मैंने करंट को बिगिन किया है वहीं से वोल्टेज को बिगिन किया है, एक साथ वो मैक्सिमम तक पहुंचते हैं, एक साथ वो ज़ीरो पे पहुंचते हैं, एक साथ वो दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, फिर ज़ीरो पे, यानी दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। ये उनका फेज़र डायग्राम अगर आप ड्रा कर लें तो ये ब्लैक अगर करंट का वेक्टर है, फेज़र है, तो इसी तरह ये ब्लू जो है ये वोल्टेज का फेज़र है। देयर इज़ नो फेज एंगल बिटवीन दीज टू, बोथ आर
into the phase, and the power is maximum across the resistor, and that is because we know that power is IRMS times VRMS times cos of phi. Phi is the angle between these two phasors. If there is no phase difference, phi is 0, and we know cos 0 is 1, so it gives us a positive value all the time. ये तो मैथमेटिकली हुआ. इसको उधर जाकर ग्राफ में भी आप देख सकते हैं. देखें, ये इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो जहाँ इस सेक्शन में ये जो रेड है ये पावर को शो कर रहा है, ये करंट है, ये वोल्टेज है. जहाँ तक करंट पॉजिटिव है वहीं तक वोल्टेज पॉजिटिव है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा. अब यहाँ पे अगर आप देखें, करंट नेगेटिव है, साथ में वोल्टेज भी नेगेटिव है, और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लें तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस देते हैं. सो वंस अगेन पावर इज पॉजिटिव. In the same way, for the next half cycle and then for the next half cycle, so we get positive power throughout. That is because current and voltage both are into the phase. The next part of this question is explain using sketch graphs. I have already drawn the graphs. क्या explain करें? Why the frequency of variation of power in an AC generator is twice that of the current and voltage. क्यों पावर की फ्रीक्वेंसी करंट और वोल्टेज के डबल है? अगर आप इस ग्राफ को वंस अगेन देखें तो यहाँ से आपको नजर आ जाता है कि इस ब्लैक कर्व को देखें, ये इस टाइम पीरियड में एक साइकिल कंप्लीट करता है. ठीक है. सो ब्लैक का जो यानी करंट का जो टाइम पीरियड है वो ये है टी कैपिटल. ये द सेम इज द टाइम पीरियड ऑफ वोल्टेज. वोल्टेज भी इतने ही टाइम में एक साइकिल कंप्लीट करता है. बट इफ यू लुक एट द रेड कर्व, इस टाइम पीरियड के अंदर वोल्टेज और करंट के इस टाइम पीरियड के अंदर पावर के दो वेरिएशन यानी दो साइकिल्स आ रहे हैं. जीरो से मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो. यानी पावर की वेरिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो करंट की वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी का डबल है, क्योंकि पावर की वेरिएशन का जो टाइम पीरियड है वो हाफ है करंट की वेरिएशन के टाइम पीरियड से, या वोल्टेज की वेरिएशन के टाइम पीरियड से. वोल्टेज के वेरिएशंस का, वोल्टेज के अंदर चेंजेस का जो टाइम पीरियड है दैट इज कैपिटल टी, एंड दैट टाइम पीरियड इज डबल द time period of power, and you know that frequency is reciprocal of time period. So अगर पावर का टाइम पीरियड करंट और वोल्टेज के टाइम पीरियड से हाफ है तो उसकी फ्रीक्वेंसी उसके डबल होगी. एंड ये तो ग्राफ से आप बता सकते हैं. फिर आप मैथमेटिकली भी ये बात प्रूव कर सकते हैं कि अगर आप दोनों को लिख लें, यानी वोल्टेज को वी नॉट साइन ओमेगा टी लिख लें और करंट को आई नॉट साइन ओमेगा टी लिख लें. मैंने दोनों को साइन ओमेगा टी लिखा. दैट इज बिकॉज देयर इज नो फेज डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर. सो एक को साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरे को भी साइन से. तो इसको मैथमेटिकली भी आप कर सकते हैं. बट आई थिंक ये चूंकि शॉर्ट क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चंस में आपने यहाँ पे दो इन लोगों ने एक्सप्लेन लिखा हुआ है, बट इसका मतलब है ब्रीफली एक्सप्लेन करें, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन. ठीक है. सो मैथमेटिकली भी आप इन दोनों का प्रोडक्ट लें, फिर साइंस स्क्वायर आ जाता है, उसका एवरेज 1/2 आ जाता है, यानी यही एक्सप्रेशन आपके पास फिर भी आएगी, ये cos फाई वाली. ठीक है. बहरहाल देन या फिर इस ग्राफ को इसी तरह बनाएं और इसको 2-3 लाइन में उसका रीज़न बता दें कि देखिए आप ग्राफ में नज़र आ रहा है कि वोल्टेज और करंट की वेरिएशंस और पावर की वेरिएशंस की फ्रीक्वेंसी में फ़र्क है. ठीक है. सो वहाँ पे मैंने लिखा भी है, वो ज़रा आप देख लें. ये फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी that the values of current and voltage repeat after the period twice that of power. Time period of variations of current and voltage
is twice the time period of power. पावर का टाइम पीरियड ये है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक, यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड। सो चूंकि ये दोनों एक दूसरे के इस तरह से यहाँ से आप इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए यू कैन सी कि पावर इज frequent than voltage and current. And then next जो है what determines the gradient of a graph of inductive reactance against frequency. अब फ्रीक्वेंसी और इंडक्टिव रिएक्टेंस के दरमियान ग्राफ आप इज्यूम कर लें, कोई ग्राफ ड्रा कर ले और बताएं कि उस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या है। तो ग्रेडियंट या स्लोप इज जस्ट राइज डिवाइडेड बाय रन। सो ऑल यू नीड टू नो कि कौन सी वैल्यू राइज के ऊपर पड़ी हुई है और कौन सी वैल्यू जो है वो रन के ऊपर पड़ी हुई है। अब यहाँ पर राइज हमारे पास वर्टिकल एक्सिस पर XL है यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मैंने फ्रीक्वेंसी ड्रा की हुई है। तो अगर राइज डिवाइड बाय रन कर ले तो XL डिवाइडेड बाय F हो जाएगा एंड दैट इज इंडक्टेंस। सो इसका यूनिट जो है हेनरी है इंडक्टेंस का, और ये इस ग्रेडियंट से हमें मिल सकता है XL और F के ग्रेडियंट्स। दूसरा, पहले क्वेश्चन में भी हमने ग्राफ का एक ग्राफ का ग्रेडियंट लिया था जो कि इंडक्टेंस के ही इक्वल था, एंड दैट वाज ग्रेडियंट बिटवीन EMF एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। बट यहाँ पर हमारे पास एक और एक्सप्रेशन का स्लोप जो है, ग्राफ का स्लोप भी इसी इंडक्टेंस के इक्वल नज़र आ रहा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं F इज द फ्रीक्वेंसी एंड XL is the inductance, so XL by F is some constant, इसको हम कहते हैं इंडक्टर, इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर। सो हाउ डज, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज डबलिंग द फ्रीक्वेंसी इफेक्ट द रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर। इंडक्टर की जो है फ्रीक्वेंसी जो है, इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो 2 पाई FL की इक्वल है, ये आप जानते हैं, फार्मूला ये है। X डैश L अब वो नया इंडक्टिव रिएक्टेंस है जब हम फ्रीक्वेंसी को F से F डैश कर लेते हैं, और वो उसने बताया है कि जो नई फ्रीक्वेंसी है वो पहली फ्रीक्वेंसी का डबल है, F डैश इज 2F। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ से एक और 2 आ जाएगा, उसको मैंने बाहर निकाल दिया, बाकी वही ओरिजिनल वैल्यू जो पहले थी। सो मैं ये लिख सकता हूँ कि इंडक्टिव रिएक्टेंस वुड बिकम डबल इफ वी डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। एंड देन बी में कैपेसिटिव रिएक्टेंस को क्या हो जाएगा। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में चूंकि हम जानते हैं कि दैट इज द XC इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई FC, यहाँ पर रेसिप्रोकल में है, इनवर्स रिलेशनशिप है, तो फ्रीक्वेंसी डबल होगी तो एक 2 डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाएगा। एंड हम देख सकते हैं कि जो नई फ्रीक्वेंसी या नया जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा वो पहले के मौजूद कैपेसिटिव रिएक्टेंस का हाफ होगा। फ्रीक्वेंसी डबल करने से कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ हो जाता है, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 7, वहाँ पे वो कहता है कि 1000 वोल्ट्स पीक वैल्यू है किसी वोल्टेज सोर्स की, और आपसे RMS वैल्यू मांगी है या इफेक्टिव वैल्यू जिसको हम कहते हैं। वो RMS वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, फार्मूला आपके पास मौजूद है। पीक वैल्यू को 0.707 से मल्टीप्लाई करें या स्क्वायर रूट ऑफ 2 पे डिवाइड करें, तो वहाँ से आपको जो है RMS वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू मिल जाती है। इसके बाद जो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, उसके लिए मुझे दोबारा पहले बोर्ड पे जाना पड़ेगा, तो उसको ज़रा देखें। तो क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है कि शो दैट रिएक्टेंस इज मेजर्ड इन ओहम्स फॉर बोथ इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स। डियर स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस जो है दैट इज अ पोजीशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड इट, एंड वी नो दैट इट कैन बी मेजर्ड इन ओहम्स।
हम ओहम लॉ से ये फार्मूला जानते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, और इसको रीअरेंज कर लें तो यहाँ यहाँ से आपको R का फार्मूला मिल सकता है V डिवाइडेड बाई आई। सो V वोल्ट्स में मेजर किया जाता है, I को एम्पियर्स में मेजर किया जाता है, तो ओहम इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्प्स। अब रेजिस्टेंस तो ओहम में होता है, इन दोनों केसेस में जिसको हम रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर और रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये भी बिल्कुल उसी तरह से अपोजिशन ऑफर करता है फ्लो ऑफ चार्ज को या करंट को। तो उसके यूनिट्स वो कहता है क्या इसको भी ओहम में मेजर किया जा सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल उनको ओहम में मेजर किया जा सकता है, और ये चेक करने के लिए आप डायमेंशन एनालिसिस कर सकते हैं, इनके डायमेंशंस चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप रेजिस्टेंस के डायमेंशंस निकालें, फिर इंडक्टेंस के डायमेंशंस निकालें, इंडक्टिव रिएक्टेंस के, और फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस के डायमेंशंस निकालें, और इन तीनों को कंपेयर करें। यू वुड सी कि वी कैन मेजर ऑल द थ्री इन ओहम्स। बट चूंकि ये आसान है मेरे लिए कि मैं इसको इसी तरह वोल्ट पर एम्पियर में लिखूं बजाय उनकी पूरी डायमेंशंस निकालने के, तो मैंने इसको यूँ लिखा। इसका फार्मूला आप जानते हैं एक्सएल का, कई दफ़ा मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ थ्रू आउट द चैप्टर, बार बार आप इसको पढ़ते रहे हैं। 2 पाई एफ एल इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस। एंड यहाँ पर सिर्फ अगर मैं यूनिट्स लिखूँ तो 2 पाई के चूँकि यूनिट्स नहीं होते, आई इग्नोर इट। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है और इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी है। फिर हर्ट्ज को आप फर्दर अगर आप देखें, इसको रीअरेंज किया जा सकता है। इस फार्मूले को आप जानते हैं, EMF इज L टाइम डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। अगर इसको रीअरेंज करें तो यहाँ से इंडक्टेंस के लिए ये फार्मूला मिल जाता है। इस फार्मूले में ऊपर वोल्टेज है V और डेल्टा टी है, वो अगर नीचे लाएं तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, ऊपर ले जाएं तो सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। और नीचे डेल्टा आई है, वो एम्पियर्स में मैंने लिख लिया है। ये सेकेंड इनवर्स और सेकेंड आपस में कैंसिल हो जाते हैं, यू गेट वोल्ट पर एम्पियर। तो यहाँ भी वोल्ट पर एम्पियर चूंकि हम जानते हैं कि ओहम के इक्वल है, इसलिए यहाँ भी मैं ओहम लिख सकता हूँ। सो इसको ओहम में मेजर किया जा सकता है। द सेम वे मैं यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करूँ तो उसको भी हम ओहम में मेजर कर सकते हैं। वजह ये है कि C हम जानते हैं कि Q डिवाइडेड बाई V है। Q चार्ज है, दैट इज करंट मल्टीप्लाइड विद टाइम डिवाइड बाई वोल्टेज। ऊपर मैं अगर इस फार्मूले में अब आप देखें कैपेसिटेंस की जगह मैं इसकी यूनिट्स यहाँ से निकालूँ, एम्पियर सेकेंड इनवर्स मल्टीप्लाइड विद वोल्ट इनवर्स, इसको ऊपर ले जाऊँ तो ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लिया। इस वोल्ट इनवर्स को ऊपर ले जाएं तो ये वोल्ट बन जाता है, सेकेंड इनवर्स और सेकेंड आपस में कैंसिल हो जाते हैं, एम्पियर नीचे रह जाता है। सो वंस अगेन इट गिव्स अस ओहम्स एंड वी कैन मेजर कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन यूनिट्स ऑफ ओहम्स। एंड देन द फाइनल क्वेश्चन के वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ECG। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है वो हार्ट हमारा जो है, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी एक पूरा साइकिल जब ये कंप्लीट करता है और जो पल्स जनरेट करता है उस पल्स को रिकॉर्ड करता है किसी पेज पे, ग्राफ पेपर पे, और इससे हमें हार्ट की कंडीशन का पता चल सकता है कि अगर उसमें कोई डिफेक्ट है तो फ़ौरन उस ग्राफ से पता चल जाता है। इसकी वर्किंग जो है, चूँकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है इसलिए आपने यहाँ पर सिर्फ उसका वर्किंग प्रिंसिपल बताना है। यू डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन ECG इन डिटेल्स, ऑल्दो आपने इसको बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा और इस चैप्टर के अंदर भी इस पे तफसील मौजूद है जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर इसका वर्किंग प्रिंसिपल सिर्फ बताना है, एंड दैट इज़ इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट contracting muscles generate a small electrical current that can be detected and measured through electrode suitably placed on the body। बॉडी के ऊपर मुख्तलिफ इलेक्ट्रोड्स रखे जाते हैं जो स्किन के पास आने वाली इलेक्ट्रिकल पल्सिस को रिकॉर्ड करता है, और उन रिकॉर्ड्स को कंप्यूटर के ज़रिए फिर हम ग्राफ पेपर पे कन्वर्ट करते हैं, और उसके मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं, मुख्तलिफ पीक्स होते हैं, हर पीक की अपनी सिग्निफिकेंस होती है, और उसी की बेस पे हमें पता चलता है कि हार्ट किस कंडीशन में है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे इस चैप्टर नंबर 15 के शॉर्ट क्वेश्चंस, और इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह
नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।